हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एएस एजुकेशन पर। ठंडियों का मौसम है और लोग रजाई के अंदर अपने घरों में बैठे हुए अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर रहे हैं और धीरे धीरे बोर्ड का एग्जाम भी नजदीक आता चला जा रहा है। कुछ जगहों पर प्री बोर्ड का भी एग्जाम हो रहा होगा और आप सभी लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज उसी कड़ी में हम लेके आए हैं आपके पास केमिस्ट्री के, यानी क्लास 10th के केमिस्ट्री को कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें कि हमें अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। तो आज हम उसी के बारे में बताएंगे कि आपको 5 दिन में 5 लेक्चर में आपको पूरी केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट कर दी जाएगी और उस 5 लेक्चर में जो बताया जाएगा सिर्फ आप उतना पढ़ के जाइए। आपके 20 नंबर के, यानी साइंस में 70 नंबर का पेपर में, जिसमें 25 नंबर फिजिक्स, 25 नंबर बायोलॉजी और 20 नंबर के केमिस्ट्री के पोर्शन आते हैं, तो 20 में 20 आप सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं केवल 5 क्लास को पढ़ करके। अच्छे से आप 5 क्लासों को देख लीजिएगा। आप उन 5 क्लासों के माध्यम से सभी क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देर न करते हुए या स्टार्ट करते हैं अपने कुछ शब्दों से क्लास को स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है, यानी जो समय बीत गया है वह आपके दिमाग में है और जो बीता हुआ समय, उस समय को निकाल लीजिए। हमने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, क्या पाया, क्या खोया, इन सबको भूल जाइए। लेकिन आने वाला समय आपके हाथ में है, यानी जो आने वाला समय है, बोर्ड का एग्जाम है, वह आपके हाथ में है। यदि आप चाहेंगे तो उसको अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, उसको अपने कब्जे में कर सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप नहीं चाहेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी आने वाला समय आपके हाथ में, आपकी मुट्ठी में। तो लग जाइए, अपनी पढ़ाई को और जोरों से स्टार्ट कर दीजिए और अच्छे तरीके से टाइम टेबल बना करके तैयारी कीजिए, जिससे आप बोर्ड के एग्जाम में 100 में 100 क्वेश्चन करके आए, अपना 100% रिजल्ट दें और रिजल्ट अच्छा प्राप्त करें। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की स्ट्रेटजी को। आज के फार्मूले को हम समझते हैं कि कैसे हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और किस तरह से हम अपने बोर्ड की एग्जाम में क्या पढ़ करके नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो है हमारा रासायनिक विज्ञान। रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान के विषय में हम जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हमारा जो विज्ञान होगा वो 3 पार्ट होंगे। विज्ञान के कितने पार्ट होंगे? 3 पार्ट। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान पहला पार्ट होगा। दूसरे पार्ट में क्या हो जाएगा? रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। और तीसरे पार्ट में होगा आपका जैव विज्ञान। तीसरे पार्ट में आपका क्या होगा भैया? जैव विज्ञान या जीव विज्ञान। क्या होगा? जीव विज्ञान। ठीक है। तो भौतिक विज्ञान में टोटल आपका साइंस का 70 नंबर का पेपर आता है। 70 नंबर के पेपर आपको आते हैं पूरे बोर्ड के एग्जाम में, जिसमें से जो भौतिक विज्ञान का है वो 25 नंबर का आता है और जीव विज्ञान ये भी आपका 25 नंबर का आता है, लेकिन रसायन विज्ञान आपका 20 नंबर का आता है पेपर। यानी 70 नंबर के पेपर में आपके जो 20 नंबर के पेपर हैं, जो 20 नंबर का पेपर है, 25 नंबर का भौतिक विज्ञान, 25 नंबर का जीव विज्ञान और 20 नंबर का रसायन विज्ञान आता है। ठीक है। अब इस रसायन विज्ञान में हम कैसे पढ़ें कि हमारा 20 में 20 नंबर आ जाए, उसके विषय में हम बताते हैं। तो 20 नंबर में हमें पढ़ना क्या है, पहले वो समझते हैं। रसायन विज्ञान। अब रसायन विज्ञान में कितने पार्ट है? 4 पार्ट। टोटल 4 चैप्टर हैं आपके। क्या क्या है भैया? टोटल 4 चैप्टर हैं।
पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं, पहला चैप्टर क्या है आपका? रासायनिक अभिक्रियाएं। दूसरा चैप्टर क्या है? अम्ल क्षार लवण। अम्ल क्षार लवण। तीसरा चैप्टर आपका है धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु। और जो चौथा चैप्टर है आपका वह है कार्बनिक यौगिक। क्या भैया? कार्बनिक यौगिक। ये 4 चैप्टर आपके हैं रसायन विज्ञान के। ये 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं और इन 4 ही चैप्टरों में से हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताएंगे, केवल जो उतना ही पढ़ लेंगे तो आपका 20 में 20 नंबर आसानी से आ जाएगा। अब पहले हम समझते हैं पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया के विषय में। रासायनिक अभिक्रियाओं के विषय में जो पहला चैप्टर हमारा क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं। अब रासायनिक अभिक्रिया में पहला जो टॉपिक हमारा है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है या रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, यानी हमें पढ़ना क्या है? रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और यह कितने प्रकार होते हैं? यह कई प्रकार होते हैं। जैसे हमारा संयोजन अभिक्रिया, पहला क्या भैया? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान समझेंगे। हम एक एक टॉपिक को बता देते हैं, आपको एक संक्षेप में आपको हम बताने का प्रयास करते हैं, फिर उसके बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो संयोजन शब्द से ही पढ़ रहा है। संयोजन मतलब जुड़ जाना। क्या हो गया भैया? जुड़ना। यानी जुड़ना जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी कहने का मतलब जैसे H2 है और प्लस O2 है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो क्या बना देंगे? H2O। यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वहां पर कौन सी अभिक्रिया होती है? संयोजन अभिक्रिया होती है। और इसी को हम कह सकते हैं योगात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। कौन सी अभिक्रिया कह सकते हैं भैया? योगात्मक अभिक्रिया कह सकते हैं। दूसरी हमारी है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी हमारी क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन शब्द से ही समझ रहा है, यानी हमें शब्द से ही समझे। प्रतिस्थापन मतलब एक अपना स्थान क्या करेगा? छोड़ देगा। कोई एक तत्व होगा जो अपना स्थान छोड़ देगा। जैसे अगर हम बात करें FeSO4 की कॉपर से अभिक्रिया करा देंगे तो हमारा बन जाएगा CuSO4 और प्लस Fe अलग हो जाएगा। यहां पर देख रहे हैं Fe सल्फेट यानी फेरस सल्फेट की कॉपर से जब क्रिया कराते हैं तो फेरस अलग हो जाता है। यानी एक तत्व या एक परमाणु अपना स्थान छोड़ लेता है, अपना स्थान परिवर्तित कर देता है, तो वहां पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। और इसी प्रतिस्थापन, जब एक अणु की बात आ रही है, अब जब 2 अणु छोड़ लेंगे तो आ जाता है द्विविस्थापन। कौन सी अभिक्रिया हो जाती है भैया? द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। यानी इसमें 2 तत्व या 2 परमाणु अपना स्थान छोड़ देते हैं तो वहां पर द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, तो ये 3 अभिक्रिया हो गई। और चौथी अभिक्रिया हमारी जो होती है, जो चौथी अभिक्रिया होगी, चौथी अभिक्रिया हमारी क्या होती है? उष्माक्षेपी। कौन सी अभिक्रिया होगी भैया? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब शब्द है उष्माक्षेपी, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा निर्मुक्त होती। क्या होती है? निर्मुक्त होती है, निकलती है, उसमें कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी इसमें क्या होता है? इस अभिक्रिया में उष्मा निर्मुक्त होती है। क्या होती है? उष्मा निर्मुक्त होती है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। 5वीं अभिक्रिया हमारी क्या होती है? उष्माशोषी अभिक्रिया।
क्या भैया, उष्मा शोषी अभिक्रिया। अब शब्द क्या है, उष्मा शोषी। शोषी मतलब इष्मा, इस अभिक्रिया में क्या होता है, उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा का अवशोषण होता है। तो ये अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। यानी वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण हो उसको कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। छठवीं अभिक्रिया हमारी क्या आती है, छठवीं अभिक्रिया हमारी क्या आती है भैया, उष्मा क्षेपी उष्मा शोषी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। क्या था भैया, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। यानी एक कहने का मतलब कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण होगी, कौन सी अभिक्रिया अपचयन होगी, वह पढ़ना है हमें, ऑक्सीकरण और अपचयन। अगर दोनों को हम मिला देंगे तो दोनों को एक अभिक्रिया का नाम होता है रिडॉक्स रिएक्शन, यानी रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। क्या होती है भैया, रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब एक सातवां जो हमारी अभिक्रिया होगी, सातवीं जो अभिक्रिया होती है क्या होती है भैया, उष्मा क्षेपी पढ़ लिया हमने, उष्मा शोषी, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, ये सभी अभिक्रियाएं होती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। हाँ, एक अगला है अपघटन अभिक्रिया। क्या होता भैया, अपघटन अभिक्रिया। अब बात करेंगे तो अपघटन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है जल अपघटन, एक होती है जल अपघटन, दूसरा होती है उष्मीय अपघटन। क्या होता भैया, उष्मीय अपघटन, या इसको कह सकते हैं विद्युत अपघटन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, विद्युत अपघटन भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सभी अभिक्रियाएं हमारे पहले चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी अभिक्रियाएं अधिकतर पूछी जाती हैं, इनसे संबंधित उदाहरण भी पूछे जाते हैं, उदाहरण भी पूछे जाते हैं। यानी कोई भी अभिक्रिया, कोई रिएक्शन दे दिया और कह दिया कि बताइए कि ये कौन सी अभिक्रिया है, कोई भी रिएक्शन दे दिया तो उसमें पूछ दिया कि बताइए यह कौन सी अभिक्रिया है, तो हम उसके आधार पर उसकी गणना कर सकते हैं कि यह कौन सी अभिक्रिया है अथवा कौन सी अभिक्रिया नहीं है। ठीक है। चलिए, क्या होते भैया, ये अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, चल, तो इन सभी अभिक्रियाओं को हमें पढ़ना है, इन सभी अभिक्रियाओं को हमें पढ़ना है, और ये सभी अभिक्रियाएं हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत ही क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है ना। अब इन्हीं के साथ एक और अभिक्रिया होती है जिसको कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहेंगे भैया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी एक और अभिक्रिया होगी जिसका नाम होगा क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया किसमें मिलेगा हमें, अम्ल और क्षार में। यानी जब अम्ल और क्षार मिलकर, यानी अम्ल यानी NaOH, सॉरी क्षार हो गया NaOH प्लस अम्ल मिल गया हमारा HCl, और दोनों मिलकर के यानी अम्ल और क्षार मिलकर के जब अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ क्रिया करेंगे तो अम्ल क्षार की क्षारकता को खत्म कर देगा और क्षार अम्ल की अम्लता को खत्म कर देगा, और क्या बना देगा भैया, बना देगा हमारा लवण और प्लस जल बना देगा। क्या बना देगा, लवण व जल। यानी लवण क्या हो गया, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, और इसमें क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। ये हमारी होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया।
ठीक है ना। तो ये रहा हमारे पहले चैप्टर के सभी अभिक्रियाओं के बारे में। अब हम आते हैं अगले अपने दूसरे चैप्टर पर। दूसरा चैप्टर हमारा क्या है? आम्ल, क्षार एवं लवण। आम्ल, क्षार एवं लवण। तो अम्ल के विषय में जानते हैं। अम्ल क्या होता है? अम्ल जिसमें हाइड्रोजन आयन, जिसमें क्या होता है? हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? अम्ल। जैसे देखें HCl, अब HCl को हम तोड़ेंगे आयनों में तो H प्लस मिलेगा, Cl माइनस, यानी H प्लस इसमें मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है हमारा क्या है? अम्ल है। ये क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। अम्ल भी दो प्रकार के हो गए। एक होता है प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल होता है, और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल होता है। यानी प्रबल अम्ल अगर बात करें तो 3 है, HCl है, H2SO4 है, और क्या भैया? HNO3 है। क्या है? HNO3, HNO3, ये 3 प्रबल अम्ल हैं। और दुर्बल अम्ल की बात करें तो H2CO3, H2CO3, ये क्या हमारा? दुर्बल अम्ल है। ठीक उसी तरह क्षार की बात होती है तो क्षार किसे कहते हैं भैया? क्षार की बात अगर करें तो क्षार यानी वह यौगिक जिसमें OH आयन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? OH आयन पाया जाता है। जैसे हम देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा? Na प्लस प्लस OH माइनस। यहां पर देख रहे हैं OH माइनस पाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हमारा? आयन है। कौन? क्या है? क्षार है। ये क्या है? क्षार है। लेकिन कहीं कहीं पर जब OH पाया जाता है, कौन से? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। जहां संतृप्त हाइड्रोकार्बन में OH पाया जाता है, जैसे हमने लिख दिया C2H5OH, तो कहेंगे कि यहां भी OH पाया जा रहा है, तो यहां पर OH ये क्षार की बात नहीं करता है, ये क्षार की बात नहीं करता, बल्कि ये किसकी बात करता है? एल्कोहल की बात करता है। इसका मतलब क्या हो गया भैया? एल्कोहल, यानी ये क्षार नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है? एल्कोहल होता है। क्या होता है? एल्कोहल, यानी जहां पर OH आ गया वहां पर एल्कोहल की बात होता है। लेकिन इस अवस्था में जब आ गया तो वहां पर OH समूह जो बताता है, OH आयन जो बताता है, वह क्षार को बताता है। यानी क्षार भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा प्रबल क्षार, प्रबल क्षार। दूसरा होता है दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार होता है। अब इन अम्ल और क्षार के, यानी अम्ल का दहन करने पर क्या प्राप्त होगा? अम्ल की ऑक्साइडों के साथ क्रिया कराने पर क्या मिलेगा? अम्ल का अगर किसी धातु के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? तो जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं। अम्ल का अगर धातु से हम क्रिया कराते हैं, क्या कराते हैं भैया? अम्ल का अगर हम धातु से क्रिया कराते हैं, अम्ल का धातु से क्रिया कराने पर, यानी जैसे सोडियम है, सोडियम की अम्ल से क्रिया कराते हैं HCl, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनका जब हम अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? या फिर अगर हम बात करें क्षार का, क्षार का धातुओं के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? यानी Na प्लस, और अम्ल को अगर अम्ल को गर्म करें, अम्ल को गर्म करें तो क्या प्राप्त होगा? यानी गर्म करने पर मतलब HCl को ऑक्साइड की उपस्थिति में अगर गर्म कर देते हैं तो क्या प्राप्त होगा? तो ये सभी अभिक्रियाएं हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनका उपयोग कहां सब पर होगा और कैसे प्राप्त करने के लिए समीकरण प्राप्त किया जाएगा। अब अगला तीसरा हमारी बात आती है लवण की। तीसरा क्या भैया? लवण। लवण क्या होता है? लवण अभी हमने बताया कि जब अम्ल और क्षार को एक दूसरे के साथ क्रिया कराते हैं तो वहां पर उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है और उसमें लवण की प्राप्ति होती है। अब यह लवण कैसा हो सकता है? लवण कई प्रकार के होंगे। लवण क्या होंगे? कई प्रकार के होंगे। पहला क्या हो सकता है? जिसमें हाइड्रोजन हो, जिसमें हाइड्रोजन हो। दूसरा क्या हो? जिसमें हाइड्रोक्साइड हो, दोनों हो सकता है। तीसरा कह सकते हैं मिश्रित, यानी हम इसको बोल सकते हैं अम्लीय लवण। क्या बोल सकते हैं भैया? अम्लीय लवण या क्षारीय लवण, क्षारीय लवण।
या दोनों होगा तो मिश्रित लवण हो जाएगा, मिश्रित लवण हो जाएगा। फिर अगर कोई भी ना हो सकता है कोई भी ना हो, तो एक हो सकता है संकर लवण हो जाएगा, और एक और हो सकता है द्विक लवण हो जा सकता है। क्या हो सकता है भैया? द्विक लवण हो सकता है। और एक और हो सकता है जिसको कहते हैं सामान्य लवण। क्या कहते हैं? सामान्य लवण। तो सामान्य लवण की बात करें तो जैसे हमारा है सोडियम क्लोराइड, यानी कोई भी नहीं है। क्या है? कोई भी नहीं है, ना तो हाइड्रोजन आयन है ना तो हाइड्रोक्साइड आयन है। तो यहां पर ये कौन सा लवण हो जाएगा? सामान्य लवण हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? सामान्य लवण हो जाएगा। अब इन्हीं लवणों के आधार पर, लवण के आधार पर दो चीजों की व्याख्या की गई है, एक खनिज और एक अयस्क। एक खनिज की बात की गई है और एक अयस्क। इसमें इसका सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अयस्क का निष्कर्षण, अयस्क का सांद्रण, अयस्कों का सांद्रण कैसे किया जा सकता है, अयस्कों का सांद्रण कैसे किया जा सकता है। जैसे हमारा दिया है, एक दिया है झाग प्लवन विधि। क्या दिया भैया? झाग प्लवन विधि दिया है। चुंबकीय विधि दिया है। क्या दिया है? चुंबकीय विधि दिया है। जैसे अपकेंद्रण होता है, अपकेंद्रण भी क्या होता है? अपकेंद्रण के द्वारा भी हो सकता है। तो अयस्कों का सांद्रण कैसे किया जा सकता है, या धातुओं का भर्जन कैसे किया जाता है, इन सभी के विषय में हमें पढ़ना है। यानी प्रगलन को भी पढ़ना है, प्रगलन क्या होता है, भर्जन क्या होता है, इन सब के भी विषय में पढ़ना है। ठीक ना? अब इसी के बाद आता है हमारा धातु। तीसरा चैप्टर हमारा आता है धातु, अधातु और उपधातु। क्या था भैया? धातु, अधातु और उपधातु। धातुएं क्या होती हैं? ये चमकदार होती हैं। ये क्या होती हैं? चमकदार होती हैं, इनमें चमक होती है, अपना खुद का चमक होता है। दूसरा होता है कि धातुओं में क्या होता है? तन्यता का गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है। तीसरा क्या होता है? विद्युत और उष्मा की सुचालक होती है, विद्युत और उष्मा की सुचालक होती हैं। क्या होती हैं? विद्युत और उष्मा की सुचालक होती हैं। ठीक ना? चौथा, जब तन्यता का गुण होता है, चमकदार होता है, तन्यता विद्युत और उष्मा को, तो इसमें धातुएं हो गई सोडियम, गोल्ड, ठीक ना, सिल्वर, जिंक, ये सभी क्या हो जाएंगे? धातुओं की श्रेणी में आ जाएंगे। वहीं पर अधातुओं की बात करें तो अधातुएं क्या होती हैं? चमकदार नहीं होती हैं, यानी चमकदार नहीं होती, इनमें अपनी खुद की चमक नहीं होती है। ये भंगुर होते हैं, यानी अगर चोट कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएंगी? टूट जाएंगी। चोट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगी? टूट जाएंगी। जैसे कांच, क्या है? कांच। कांच को अगर हम पत्थर से मारें या किसी धातु से मारें तो वह क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो ये हमारा भंगुर होती हैं। और ये क्या होती हैं? विद्युत और उष्मा की कुचालक होती हैं, विद्युत और उष्मा की कुचालक होती हैं, कुचालक होती हैं, यानी इसमें विद्युत और उष्मा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है। जैसे हम का बात करें तो कार्बन, सॉरी, क्या होता है? कार्बन और कांच। ठीक ना? फिर उसके बाद आता है उपधातु। उपधातु, उपधातु क्या होता है? इन दोनों का मिश्रण होता है, दोनों का मिश्रण होता है, दोनों का मिश्रण होता है। तो दोनों का मिश्रण होता है, जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है। ठीक ना? इनमें क्या होता है? थोड़ा थोड़ा धातुओं का गुण पाया जाता है और थोड़ा थोड़ा अधातुओं का गुण पाया जाता है, दोनों मिक्स होती हैं। अब इसके बाद क्या होता है? धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाएं, धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है? क्वेश्चन पूछता है कि क्या होता है जबकि, क्या पूछता है क्वेश्चन? क्या होता है जबकि, क्या होता है जबकि में क्वेश्चन पूछ देगा, या तो पूछ देगा दूसरा कि कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे। जैसे इसमें एक है शब्द, क्या है भैया? खाने का सोडा, खाने के सोडा का, सोडा बनाने की प्रयोगशाला विधि, बनाने की प्रयोगशाला विधि। क्या भैया? खाने का सोडा, यानी इसको कहते हैं बेकिंग पाउडर।
क्या कहते हैं, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या हो जाएगा, NaHCO3। क्या होगा भैया, NaHCO3। खाने के सोडा बनाने की प्रयोगशाला विधि। इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, इसके भौतिक गुण क्या हैं और इसके रासायनिक गुण भी क्या हैं, रासायनिक गुण क्या हैं और इसके उपयोग क्या होते हैं, ये सभी क्या हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। यानी इनके भौतिक गुण क्या होते हैं, ये रंगहीन होते हैं, स्वादहीन होते हैं कि गंधहीन होते हैं, कैसे होते हैं, इनका क्वथनांक कितना होता है, इनका गलनांक कितना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद रासायनिक गुण। रासायनिक गुण मतलब इसकी क्रिया कराएंगे किसी से, अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, क्षार के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, इनको गर्म करेंगे तो जलाएंगे तो क्या होगा, दहन करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, ये सभी होता है। फिर उसके बाद है धावन सोडा। क्या भैया, धावन सोडा। धावन सोडा क्या होता है, Na2CO3। Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसके भी बनाने की प्रयोगशाला विधि का, बनाने की प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि के विषय में पढ़ना है। और इसके भौतिक गुण, भौतिक गुण को हमें जानना है। फिर क्या जानना है, रासायनिक गुण क्या होता है, यानी रासायनिक गुण में इसका ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, दहन करेंगे तो क्या हो जाएगा, या अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, क्षार के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ये सभी प्राप्त करना है। फिर इसी में एक आता है हमारा, इसी में एक आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है भैया, CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है भैया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। इसका काम उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग अगर हम देखें तो इसका उपयोग होता है हमारा, क्या होता है, पानी को साफ करने में, पानी को शुद्ध करने में। यानी पानी में अगर बैक्टीरिया भर दिया गया हो, पानी में कोई जीवाणु हो, जैसे टंकियों में पानी भरा जाता है, अब जब टंकियों में पानी भरा होता है पता चलता है उसमें कीटाणु, तो उसमें अगर हम ब्लीचिंग पाउडर डाल देंगे तो वह हमारा पानी क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा, यानी पीने योग्य हो जाता है, ठीक है। तो इसको बनाने की प्रयोगशाला विधि का भी वर्णन होता है, बनाने की प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि का वर्णन। और इसके बाद आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें, और इसके बाद क्या आता है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, यानी C2H5OH बनाने की, इसको हम इसका उपदेशी नाम निकालेंगे, इसका उपदेशी नाम होता है एथेनॉल। यानी प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। अब इसी में एक और है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। तो यहां पर अगर देखें तो हमारे पास कितना मिल गया, 6 टॉपिक मिल गया। पहला क्या मिला भैया, पहला मिला हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या मिला, सोडियम बाइकार्बोनेट। दूसरा हमारा मिला सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तीसरा हमारा क्या मिला, तीसरा हमारा मिला ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। चौथा हमारा क्या मिला, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पांचवा क्या मिला, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। और छठा हमारा मिला एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, ठीक है। तो इन 6 में से, इन 6 के बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है, बनाने की प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि, इन 6 में से 2 क्वेश्चन आपके
पूछे ही जाते हैं, यानी बोर्ड के एग्जाम में दो किसी भी तरह से आना ही आना है। तो अगर ये सभी हम आप तैयार कर लेंगे तो आपको दो क्वेश्चन आसानी से मिल जाएंगे और आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, ये दो क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है। अब इसी में एक शब्द आता है, एक और आता है हमारा, क्या था भैया, साबुन, साबुन या अपमार्जक, साबुन अपमार्जक या मिसल, मिसल, मिसल क्या होता है, साबुन बनाने कैसे बनाते हैं। साबुन अगर देखा जाए तो दो तरह के होते हैं, दो होते हैं, एक सोडियम होता है, सोडियम का साबुन होता है, सोडियम का साबुन यानी C17H35COO ये हो गया हमारा सोडियम का। उसी तरह हमारा क्या हो जाता है पोटेशियम का, क्या होता है भैया, पोटेशियम का यानी C17H35COO यानी दो तरह के साबुन होते हैं, एक सोडियम साबुन होता है और एक क्या होता है पोटेशियम साबुन होता है। इसी तरह अपमार्जक यानी डिटर्जेंट, क्या है भैया, डिटर्जेंट, डिटर्जेंट को प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे। मिसल क्या होता है, मिसल बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होती है। ये इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपका बोर्ड के एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है लास्ट जो चैप्टर आता है जिसमें है कार्बनिक यौगिक, क्या भैया, कार्बनिक यौगिक। अब कार्बनिक यौगिक क्या क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, तो वे यौगिक जिसमें कार्बन के तत्वों का, कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। किसके वजह किया जाता है भैया, कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अब ये कार्बन कैसे होनी चाहिए, हाइड्रोकार्बन होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए भैया, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होने चाहिए, यानी ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों का मिश्रण हो तो वह क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। अब ये बात होती है कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हमें पढ़ना है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या पढ़ना है, एल्केन पढ़ना है, एल्कीन पढ़ना है, एल्कीन पढ़ना है, एल्काइन पढ़ना है, एल्काइन पढ़ना है, ठीक ना, ये तीन चीज। एल्केन, अब बात आती है एल्केन क्या होता है, एल्केन एक समूह होता है, एल्केन क्या है, एक समूह होता है। एल्केन यानी इसका सूत्र होता है CnH2n+2, यानी अगर कार्बन एक है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा भैया, 4, यानी एक है तो एक यहाँ n का मान एक रखेंगे तो 2 दूना 4। अगर कार्बन 2 है तो C2 2 दूना 4 2 6, C2 या 6 हो जाएगा। कार्बन 3 है तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा। कार्बन 4 है तो कितना हो जाएगा भैया, 4 दूना 8 2 10 हो जाएगा। कार्बन 5 है तो क्या हो जाएगा, C5H5 दूना 10 2 12 हो जाएगा। अब इसको हम कहेंगे एक कार्बन है तो मेथ होता है, क्या होता है, मेथ। तो एक कार्बन है तो एन लग गया, क्या लग गया, एल्केन, तो मेथेन हो जाएगा। अब दूसरा है तो एथ यानी एथेन हो जाएगा। तीसरा है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। चौथा है तो ब्यूटेन यानी ब्यूट धन एन ब्यूटेन। पांचवा है तो पेंटेन। यानी इस तरह से क्या होगा, ये कार्बन की श्रृंखला चलती है। एक कार्बन है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट। इस तरह से होता है एल्केन। उसी तरह से होता है एल्कीन। एल्कीन, अब इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है भैया, सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड जैसे देखें, अगर हम कार्बन का करें, कार्बन का हम करें तो कार्बन में क्या होगा, देखें कार्बन यानी मेथेन का करेंगे तो CH ये क्या हो गया, हमारा संरचना हो गई। इसकी क्या हो गई, संरचना हो गई। तो देखेंगे यहां पर प्रत्येक में सिंगल बॉन्ड बना है। इसी तरह C2H6 करेंगे नहीं तो CH यहां पर देखेंगे तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, यानी कार्बन के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 3 हाइड्रोजन हो गया, एक कार्बन से जुड़ गया, 3 हाइड्रोजन इधर, 3 3 6 हाइड्रोजन हो गया, 2 कार्बन। देखिए हमारा हो गया C2H6। यानी हम जिसमें देखेंगे सब में हमें क्या मिलेगा, एक बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड मिलेगा, इसलिए इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्केन। क्या कहते हैं भैया, एल्केन। अब दूसरा क्या होगा, जहां डबल बॉन्ड की बात आए, किसकी बात आ जाए,
डबल बॉन्ड की बात आ जाए तो वहां पर क्या होता है, एल्कीन। क्या होता है भैया, एल्कीन, यानी दो बॉन्ड डबल बॉन्ड हो गए तो सी डबल बॉन्ड हो गया, एक सी। अब यहाँ क्या बचा, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, और यहाँ क्या बच गया, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। यानी अगर इसका हम फार्मूला निकालेंगे तो क्या बन जाएगा भैया, CnH2n। क्या हो गया, CnH2n। यानी देखिए दो कार्बन थे तो दो कार्बन के यानी 1 2 3 4 चार हाइड्रोजन हो गए, ठीक ना। उसी तरह से अगर हम निकालेंगे तीन कार्बन हो गए, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ देखेंगे H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम हल करें तो देखें कितना हो गया, 4, यानी 3 हाइड्रोजन इधर हो गए, 2 1 3 1 4, 3 और 1 4 इधर हो गया, 4 2 6, कितना हो जाएगा 3 और यहाँ 6, यानी C3H6। यानी फार्मूला हमारा क्या बन गया, जो सामान्य सूत्र होगा, सामान्य सूत्र क्या बन जाएगा भैया, CnH2n। ये किसका बन जाएगा, एल्किन समूह का। किसका बन जाएगा, एल्किन। इसी तरह से आता है एल्काइन। क्या आएगा भैया, तीसरा आता है एल्काइन। एल्काइन, एल्काइन मतलब यहां पर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या हो गया भैया, ट्रिपल बॉन्ड, यानी 3 बॉन्ड होंगे, यानी कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए क्या हो जाएगा, एल्काइन, ठीक ना। अब यहां पर क्या है, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन इधर, यानी 3 1 4 हो गया, और एक हाइड्रोजन इधर लग गया, 3 1 4, यानी बन गया क्या, C2H2। क्या बन गया भैया, C2H2, या इसको लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या लिख सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसका सामान्य सूत्र अगर हम निकालेंगे, सामान्य सूत्र अगर निकालें तो क्या हो जाएगा भैया, CnH2n -2। क्या हो जाएगा, CnH2n -2। यानी अगर हम अगला एक और कार्बन की बात करें तो एक और कार्बन की बात करेंगे, देखें तो यहाँ एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यानी 1 और 2 और 1 1 3 हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ से कितना होगा, 3 1 4 हो गया। अब यहाँ देखेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 3 और 1 4, तो कितना हो गया भैया, कितना हो गया, C3H 3 1 4 H4, यानी 3 और 6 6 में 2 गया 4, ठीक है। तो ये हमारा बन गया एल्काइन का सूत्र बन जाएगा। इसी तरह से एल्काइन के बाद आता हमारा एल्कोहल समूह। क्या था भैया, एल्कोहल। एल्कोहल, एल्कोहल मतलब जहां पर OH क्रियात्मक, OH क्या है भैया, इसको कहते हैं क्रियात्मक समूह। क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह। जैसे हमने लिख दिया C2H5OH, तो C2H5 क्या है, एल्किल है, यानी एल्किल समूह। इसको कहते हैं, R को कहते हैं एल्किल। क्या कहते हैं भैया, एल्किल। अब इसका एल्किल का जो सामान्य सूत्र हम निकालेंगे तो सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n -1। कितना हो जाएगा, CnH2n -1, और OH है तो यहां लिख जाएगा OH। तो ये हो गया हमारा एल्कोहल समूह। उसी तरह एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होता है, एल्डिहाइड में समूह में क्या होगा भैया, CHO। क्या होता है, CHO। तो यहां पर लग जाएगा एल्किल समूह और यहां लग जाएगा CHO। और जब IPSC नाम निकालेंगे तो इसमें क्या होता है, ऑल। क्या लग जाता है, ऑल, यानी एल्केन प्लस ऑल। यहां पर क्या हो जाएगा, एल्केन प्लस अल। क्या हो जाता है, अल। तो इतने टॉपिक, यानी IPSC 2 से 3 क्वेश्चन IPSC में पूछे जाते हैं, तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपकी जानकारी के लिए बहुत अच्छी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आने वाले जो 5 क्लास हैं आप उनको बहुत अच्छे से देखिएगा, जिससे आपका सारा केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री का निचोड़ है वह सब आपका तैयार हो जाएगा और आप 20 में से 20 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।